करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन मेरे को ये बताओ कि ये केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री होती है साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन। भाई अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, चलो वो समझते हैं। तो जो ये केमिस्ट्री है ना, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसमें कुछ नेम्स आते हैं, सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल, जो कि इफेक्टिव होते हैं कैंसर की थेरेपी करने के लिए, और एक एजीडी भी होता है जो कि एड्स पेशेंट्स की हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ मैटर। ये मैटर है क्या? जो भी चीज़ ऑक्यूपाई करती है स्पेस, वो मैटर होती है। जैसे कि तुम्हारा फोन। मैटर की 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैंने सॉलिड को हीट किया तो वो लिक्विड में फॉर्म हो जाता है। जैसे कि हम आइस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होके लिक्विड हो जाती है। ऐसे ये जो स्टेट्स हैं वो इंटरकन्वर्टेबल होती है, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं मिक्सचर्स के बारे में, जो हमने 9th में पढ़े थे। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस में सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल होता है और 2 मोर एटम्स जो है कंबाइन करते हैं ये फॉर्म करने के लिए। एग्जांपल आ गया H2O। और एक बात याद रखना कि कभी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते, इनके लिए हमेशा कोई भी केमिकल मेथड लगाना पड़ता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि आप मेजर कर सकते हो बिना किसी केमिकल रिएक्शंस के, जैसे कि कलर, स्मेल। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको मेजर करने के लिए कोई भी केमिकल चेंज करवाना पड़ता है, जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी एक्सेट्रा। पहले मेजरमेंट करने के लिए मुश्किल आती थी, तो ऐसा यूनिट सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ जो कि जनरल कॉन्फ्रेंस ने किया था। इसके 7 बेस यूनिट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिए हैं। मास एंड वेट। मास होता है कि कितना मैटर किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट है, और वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है कि कोई भी चीज़ कितना जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे हमने मैथ्स में सीखा था क्लास 10th में, वॉल्यूम निकालना। इसकी यूनिट होती है लेंथ का क्यूब, और इसको मेजर करने के लिए कई डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे बुरेट, पाइपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर एक्सेट्रा। डेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कॉमन स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। आपको इंटर कन्वर्जन करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करने हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऐसा कहता है कि मैटर जो है ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय, और ये एंटोनी लवेशियर ने दिया था। हमारा नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड है वो ऑलवेज कंटेन करेगा एक्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ये जो सप्रोस ने दिया था, वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे। उन्होंने 2 सैंपल्स पे वर्क किया था क्यूप्रिक कार्बोनेट के। एक नेचुरल सैंपल था और एक सिंथेटिक सैंपल था। ठीक है, वो ये कहते थे कि कोई भी चीज़ है, मान लो CuCO3 है, वो किसी भी सोर्स से ले लो, लेकिन एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन कॉन्स्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मान लो कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। जो मास होगा एक एलिमेंट वो कंबाइन करेगा फिक्स्ड मास में अदर एलिमेंट के साथ, ठीक है, और उनका जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर में आएगा। ये लॉ डाल्टन भैया ने दिया था। नेक्स्ट लॉ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये सिर्फ गैसेस पर अप्लाई होगा जब कोई भी गैस कंबाइन करेंगी या फिर प्रोड्यूस होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये किसमें करेंगी? एक सिंपल रेशियो में, जो भी वॉल्यूम प्रोवाइड होगी हर एक गैसेस की सेम टेम्परेचर होगा और प्रेशर, और ये गे-लुसाक ने ये लॉ दिया था। लास्ट लॉ जो हमें पढ़ना है वो है अवोगाड्रो लॉ। अगर हमने इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस लिए हैं, सेम ही टेम्परेचर है और प्रेशर है, ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे, और ये लॉ दिया था अवोगाड्रो ने। उन्होंने डिस्टिंक्शन भी बनाई थी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। नेक्स्ट हमें पढ़ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन भैया आए, उन्होंने कहा कि मैटर्स जो है कंसिस्ट करता है इंडिविजुअल एटम, मतलब जो ब्रेक नहीं हो सकते। ये भी रॉन्ग थ्योरी थी। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी एटम है गिवन एलिमेंट का, उनके पास आइडेंटिकल मास है, मतलब सेम मास है, तो एटम जो होंगे उनका डिफरेंट मास करो, तो ये भी गलत थी।
थर्ड है कि रिएक्शन जो है उसको बैलेंस होना पड़ेगा, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा एटम्स का। ये तो बिल्कुल सही थी। अब डेल्टन की कई थ्योरीज तो रॉन्ग भी प्रूफ हुई, तो इसके लिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। लेट्स सी उसमें क्या था। अब ये है हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये उल्टी थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अब जैसे कि डेल्टन ने कहा था कि मैटर जो है इनडिविजिबल एटम्स से कंसिस्ट करते हैं, लेकिन अब वो कंसीडर ही नहीं किए गए थे इंडिविजिबल। अब जो है चेंज हो गया, मॉडर्न आ गया, है ना। बाकी भी आप पढ़ के देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। पहले पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन मतलब साइंटिफिकली किसी चीज़ को कैसे नोट करा जा सकता है। जैसे कि आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या है, साइंटिफिक फॉर्म होगी इस नंबर की। इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आता है, लेकिन ये एनिमेटेड वीडियो है तो ये आपको खुद ही जो है ट्राई करने पड़ेंगे। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो जो 10 की पावर्स है वो ऐड हो जाती है। डिवीजन में आपको नीचे वाले 10 को ऊपर लाने के लिए उसकी जो पावर है उसको चेंज करना पड़ता है। अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस करना पड़ता है ऊपर वाले के साथ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 10 की पावर जो है मतलब एक्सपोनेंट जो है वो सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है रिलायबल डिजिट्स प्लस असर्टेन डिजिट्स। अब रिलायबल डिजिट्स तो वो होता है जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं, और अनसर्टेन डिजिट्स जिन पे हम अनश्योर होते हैं, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बस जीरो नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, ये सारे सिग्निफिकेंट ही तो है, लेकिन हमें तो कंफ्यूज करने के लिए जीरो दी जाएगी। तो जितनी भी जीरोस जो कि नॉन जीरोस डिजिट्स के बीच में होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। मतलब लास्ट एंड मतलब एंड पॉइंट्स पे कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स होना चाहिए, ठीक है। मान लो जीरोस तो दिए हैं लेकिन एंड पॉइंट पर नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी। जो जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं उन्हें हम टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें ये बताओ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब हम सीखने वाले हैं राउंड ऑफ। लेट्स स्टार्ट। अब राउंड ऑफ के लिए हमें लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा। अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो जैसे 3.66 है, 6 जो है 5 से बड़ा है, तो हम इसको एक नंबर आगे राउंड ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर डिजिट 5 से छोटा है तो उसे जो है लेटर को लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 ही है तो 5 को जो है हम ड्रॉप कर देंगे। बोर हो गए हो? चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, इसे लर्न कर लो। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में दो चीज़ें होती है, प्रिसीजन और एक एक्यूरेसी। प्रिसीजन तो वो होती है जिसमें क्लोजनेस हो किसी भी मेजरमेंट में, कि मतलब क्लोज सा आंसर आया है, लेकिन एक्यूरेसी तो ट्रू वैल्यू होती है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में की भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी होती है। हमारा हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब ये जो एटॉमिक मास है ये बेस्ड होता है C12 के एटम पे। अब ये C12 क्या है? ये कार्बन का ये आइसोटॉप है जो कि है कार्बन 12। इसका जो मास होता है वो 12 AMU होता है। रुको गुड्डू भैया, मुझे ये बताओ कि एएमयू क्या होता है? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि AMU क्या होता है। अब तुम्हें बताया था कि C12 का जो एटम होता है वो 12 AMU मास होता है उसका। अब 12 AMU को अगर हम 1/12 कर देते हैं तो 12 के साथ 12 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब AMU रह जाएगा, मतलब 1 AMU रह जाएगा। तो यही तो होते हैं 1 AMU। क्या तुम्हें 1 AMU की वैल्यू पता है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻²4 ग्राम। आजकल जो ये AMU है वो U के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। U क्या है? U है यूनिफाइड मास। अब हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि रिलेटिव अबंडेंस अपॉन में 100 इनटू में एटॉमिक मास। अब ये जो रिलेटिव अबंडेंस है ये ऑलरेडी किसी भी एलिमेंट के आगे दी होगी और एटॉमिक मास भी एलिमेंट का दिया होगा।
ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास सिंपली क्या होता है? सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का सम। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो भी किसी फॉर्मूले में दिए होंगे, जैसे कि C6H12O6 है, इसका आप मेरे को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, करके दिखाओ। ओके, जब हम क्लास 9th में थे तब हमने इन सब के एटॉमिक मास जो है लर्न किए थे। अब हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। मोल एक पार्टिकल होता है या फिर एलिमेंट होता है जिसके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एलियन भैया, अब कुछ फॉर्मूले थे जो कि हमने 9th में पढ़े थे, लेकिन 9th तो तुमने की नहीं, तो मैं तुम्हें दोबारा से यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ वो फॉर्मूले, और तुम्हें वो याद करना है, और उन पे जो 9th क्लास के क्वेश्चंस है वो भी तुम ट्राई करके देख सकते हो। और एलियन भैया, मुझे पता है कि तुम बहुत महान हो, तुम्हें एटॉमिक मास भी याद नहीं होंगे, तुमने 9th क्लास तो की नहीं है, तो मैं उसका भी चार्ट बना के तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ। सुनो, मैं तुम्हें खाना बना के तो दे सकता हूँ, लेकिन खाना तुम नहीं है, इसीलिए पढ़ो। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अगर तुमने गलती से भी 10th क्लास तक कोई सी भी क्लास में मैथ पढ़ लिया होगा तो तुम्हें परसेंटेज निकालनी तो आती होगी। कैसे निकालते थे बताओ? मान लो चिंटू के 500 में से 400 नंबर आए, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया और इनटू में 100 कर दिया, इससे उसकी परसेंटेज निकल गई विच इज 80%। ऐसे ही हमें केमिस्ट्री में मास परसेंट अगर निकालनी होती है किसी एलिमेंट की, तो पहले एलिमेंट जो है किसी कंपाउंड का पाई में मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100 कर दो। बिल्कुल सेम है जैसे कि हम परसेंटेज निकालते थे मैथ्स में। अब अच्छा चलो, H2O है, ठीक है, उसकी निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। उसका मोलर मास तो होता है देखो 18 ग्राम, ठीक है। और अगर हम उसका उस H2 का एलिमेंट लेते हैं कि H2 के एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है, तो H2 के एलिमेंट का जो मास होता है वो होता है हमारा 2, तो 2 बाय में 18 इंटू में 100 हो जाएगा, जिससे हमारी परसेंटेज निकलेगी 11.1%। मतलब H2 जो है पूरे कंपाउंड में 11.1% होगा। अब यही सेम कंपाउंड H2O, इसमें आप सिर्फ O की परसेंटेज निकाल के दिखाना। दिस इज योर होमवर्क। अब सोशियोमेट्री एंड सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे। ये सोशियन ये एलिमेंट होता है और मेट्रॉन मेजर होता है। इसका मतलब हम एलिमेंट का मेजर निकालना सीखेंगे। अब देखो यार, इस पे ना क्वेश्चंस आते हैं कि वो निकालो वो निकालो वो निकालो वो निकालो। देखो, इसके 3 मेन फॉर्मूलेज होते हैं। अगर तुम्हें वो पता चल गए तो क्वेश्चंस तो तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं तुम्हें वो फॉर्मूला की चार्ट बना के देती हूँ, और उसमें से जो है तुम याद करो उन फॉर्मूले को, और उनके जो क्वेश्चंस है आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो ट्राई करो। ये रहा वो जादुई चार्ट, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट्स स्टार्ट। मान लो हम किसी भी 2 चीज़ों को मिला के कोई एक चीज़ बना रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं। 2 जो चीज़ें मिलाऊंगी मैं वो क्या होंगे? रिएक्टेंट। अब जो दोनों रिएक्टेंट होंगे क्या वो सेम क्वांटिटी में होंगे? नहीं, आप कहोगे कि हो सकता है कि कोई ज़्यादा हो और कोई कम हो। अब जो कम वाला होता है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है, जो कम वाला होता है ना वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाती है क्योंकि उसका अमाउंट कम रह जाता है। जब वो होगा ही नहीं, जब वो बचेगा ही नहीं, तो रिएक्शन कैसे होगी पूरी, है ना? तो यही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम होता है, जितना हमें चाहिए उससे कम होता है, ठीक है। रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट टॉपिक है मास परसेंट। मास परसेंट भी वैसे ही है जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, सिंपल। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है? सॉल्यूशन। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर मेरे को निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब Na बाय में पूरे सॉल्यूशन में Na और NaB दोनों है, तो Na बाय प्लस NB, ठीक है। नेक्स्ट इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी क्योंकि वॉल्यूम है सॉल्यूशन की। अब मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हुर्रे
गाइस, तो आपका ये चैप्टर जो है ना बिल्कुल कंप्लीट हो गया। एलिन भैया तुम कहाँ पर हो? क्या तुम अब खुश हो कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? अगर तुम खुश हो यार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? अपने फ्रेंड की भी हेल्प करनी हो तो उसको शेयर भी कर देना। फ्रेंडशिप निभाओ यार, ट्रू फ्रेंडशिप। हाँ भैया, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करूंगा। चलो।